आज आपके लोकप्रिय चैनल सबकी खबर पर हम कोई खबर दिखाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि पिछले 7 दिन में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो घटनाक्रम तेजी से चला है, जो बगावती तेवर हमें दिखाई दिए हैं, हम उनकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं ने 5 तरह के बयान दिए हैं। ऐसा लगता है कि ये पांचों नेता अपने मन से नहीं बल्कि किसी के कहने पर ये बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम खबर की खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और खबर की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है और जो दिख रहा है, उस दोनों में बहुत अंतर है। हमें दिख ये रहा है कि जो दीपक जोशी बहुत ज्यादा नाराज थे तो वो कांग्रेस में चले गए, शेखावत जी की सीट छिन गई तो वो सिंधिया जी को कोस रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। इन सब चीजों को हम कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इन तमाम सारे बयानों के पीछे, इस तमाम सारी बगावत के पीछे कहीं ना कहीं कोई रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं दीपक जोशी की। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जोशी बेशक कांग्रेस में गए हैं, लेकिन इन्हें कांग्रेस में भेजा गया है, प्लान और तरीके से भेजा गया है। आप देखिए, दीपक जोशी जैसा व्यक्ति जो संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षित नेता हैं और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, जिस तरह कांग्रेस में लॉन्चिंग हुई है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बड़ी समझदारी की है और वो समझदारी ये की है, उन्होंने अपने बेटे जयवर्धन दीपक जोशी को बहुत अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन यानी युवा मोर्चे में स्थापित कर दिया है और उनके बेटे ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो युवा मोर्चे में काम करेंगे, वो संघ में काम करेंगे, संघ की विचारधारा के लिए काम करेंगे। यानी उन्हें कहीं यह संकेत नहीं दिया है कि वो पिता की उंगली पकड़कर कांग्रेस में आएंगे। तो आप ये मान लें कि दीपक जोशी जाने से पहले अपने बेटे को बीजेपी में स्थापित करके गए हैं, युवा मोर्चे में स्थापित करके गए हैं। अब हम बात करते हैं कि दीपक जोशी के निशाने पर कौन है। दीपक जोशी के निशाने पर ना तो संगठन है, दीपक जोशी के निशाने पर ना ही प्रभारी हैं, दीपक जोशी के निशाने पर ना ही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। उनके निशाने पर हैं केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यदि मध्य प्रदेश में 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज नेता ने टारगेट किया है तो वो है दीपक जोशी। अब दीपक जोशी ने इनको अपने मन से किया है या दीपक जोशी के पीछे कौन है, इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। दीपक जोशी के निशाने पर केवल शिवराज सिंह चौहान है और उन्होंने अपने तमाम सारे बयानों में शिवराज सिंह को टारगेट किया है। आप यदि 20 साल की राजनीति को देखेंगे तो आज तक शिवराज सिंह चौहान को किसी भी स्तर पर कभी पार्टी के अंदर से चुनौती नहीं मिली। पहली बार एक स्थापित नेता उन्हें सीधी चुनौती देके दिख रहा है और उन्हें जब कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो पहला बयान उनका यही था कि यदि कमलनाथ जी चाहेंगे, यदि कांग्रेस संगठन चाहेगा तो वो बुधनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और शिवराज को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। आप सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए कि दीपक जोशी के निशाने पर शिवराज क्यों हैं और क्या वे अपने मन से उनको निशाने पर ले रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, शिवराज जी ने ऐसा क्या किया है कि दीपक जोशी शिवराज जी पर यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी का कोरोना में निधन हुआ, उसके लिए भी शिवराज जी कहीं ना कहीं दोषी हैं। जबकि हम आप सब जानते हैं, कुछ भी हो जाए, शिवराज जी कितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन दीपक जोशी की पत्नी के लिए एम्बुलेंस ना दें ऐसा वो प्रशासन को कभी नहीं बोल सकते, लेकिन ये आरोप भी लगे हैं। अब आप इसके आगे बढ़िए, मैं दीपक जोशी के कुछ बयान आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से वो शिवराज सिंह चौहान को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे शिवराज सिंह चौहान की गिल्लियां उखाड़ देंगे यदि बुधनी में उनको टिकट दिया जाता है। सुनिए उन्होंने शिवराज जी के बारे में क्या कहा है। शिवराज जी पूछेंगे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। मैं शिवराज सिंह चौहान के पिच के भाग को जानता हूँ, कौन सी गेंद पे उसकी गिल्लियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू करूंगा। तो आपने सुना दीपक जोशी किस तरह शिवराज जी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा अनुमान ऐसा है कि चुनाव से पहले दीपक जोशी पार्टी में वापस आ सकते हैं
उन्हें लॉन्च किया गया है। कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो दीपक जोशी को कहीं ना कहीं से संचालित किया जा रहा है और दीपक जोशी प्लानिंग के तहत कांग्रेस में पहुंचे हैं। अब हम दूसरे नेता की बात करते हैं और वो भी नेता संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, दिग्गज नेता हैं, बहुत अनुभवी और बहुत सीनियर नेता हैं और उनका नाम है भंवर सिंह शेखावत। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, आवास संघ में वो वरिष्ठ स्थिति में रहे, आवास संघ में भी चुनकर आए थे। वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में पले बड़े हैं, रचे हुए नेता हैं। उन्होंने टारगेट ना तो संगठन को किया है, ना शिवराज जी को किया है, ना प्रभारियों को किया है। उनके टारगेट पे हैं केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी आप ये मान के चलें, जिस व्यक्ति के हाथ में रिमोट है उसने दीपक को लगाया है शिवराज जी के खिलाफ और भंवर सिंह जी को लगाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कटोरा लेकर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो लूट मचाई हुई है, वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, खदानों पर कब्जा कर रहे हैं, वो जुआ सट्टा खिलवा रहे हैं। किस तरह के बयान शेखावत जी अपनी ही पार्टी में आ चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दे रहे हैं, आप सुनिए। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया है। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये। तो आपने सुना, शेखावत जी के निशाने पर ना शिवराज है ना संगठन है, सीधे सीधे सिंधिया है। यानी जो शेखावत की भूमिका है वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी को टारगेट करने की है। अब हम आते हैं तीसरे नेता पर, और वो नेता है सत्तन गुरु। सत्तन गुरु यानी सत्यनारायण सत्तन, जो बहुत बड़े कवि भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नए नेता उन्हें अपना गुरु मानते हैं, इसलिए सत्तन गुरु के नाम से वो पहचाने जाते हैं। इन्हीं शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया, पूरा सम्मान दिया है उनको। अचानक उनके जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है, और उनका जो बयान है बड़ा ही मतलब रोचक बयान है, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। वो कहते हैं आंध्रा और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। आप सोचिए, सत्तन गुरु के मुख से पार्टी के लिए इस तरह का बयान। और मैं ये समझ पा रहा हूं कि सत्तन के निशाने पर ना शिवराज जी हैं, सत्तन के निशाने पर ना ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सत्तन जी के निशाने पर है तो संगठन है। कहीं ना कहीं बीडी शर्मा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसकी रीति नीति है। तो आपने देखा, दीपक जोशी के निशाने पर सीधे सीधे शिवराज जी हैं, शेखावत जी के निशाने पर सिंधिया जी हैं, और सत्तन जी के निशाने पर बीडी शर्मा और उनका संगठन है। सुनिए, सत्तन जी ने किस मजाकिया लहजे में अपनी ही पार्टी को कटघर में खड़ा करते हुए कहा, आंध्रा और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। सुनिए। आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। नहीं, वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देने। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना है, आप पत्रकार हो। तो आपने सुना किस तरह से सत्तन जी ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अब हम चौथे नेता पर आते हैं।
और वो चौथे नेता छोटे मोटे नहीं है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के रचनाकार हैं, लंबे समय तक कार्यालय मंत्री रहे हैं। ये मान के चलिए कि कुशाभाऊ ठाकरे यदि जमीन के ऊपर एक बड़ा व्यक्तित्व दिखाई देता है तो उनकी जड़ों में आपको रघुनंदन शर्मा जी नजर आएंगे। रघुनंदन जी शर्मा शिवराज जी के लिए गुरु तुल्य हैं। रघुनंदन शर्मा इस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं में से एक हैं। उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था। आज भी पार्टी के तमाम सारे नेता, एक नहीं लाखों नेता ये मानते हैं कि हमें रचने वाले रघुनंदन शर्मा जी हैं। और रघुनंदन शर्मा जी ने वो बयान दिया है, वो बयान ना शिवराज जी के खिलाफ है, ना सिंधिया जी के खिलाफ है, ना संगठन के खिलाफ है। रघुनंदन जी शर्मा का बयान उन 5 प्रभारियों के खिलाफ है जो इस समय मध्य प्रदेश में संगठन को रचने का काम कर रहे हैं, जिन्हें दिल्ली ने मध्य प्रदेश भेजा है, जिससे कहा गया कि आप मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने की कोशिश करें। तो लगातार सरकार बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश में 5 प्रभारी भेजे गए हैं, उन्हें टारगेट किया है रघुनंदन शर्मा जी ने। सुनिए रघुनंदन शर्मा जी ने किस तरह से कहा कि ये 5 प्रभारियों ने पार्टी की स्थिति द्रौपदी यानी पांचाली जैसी कर दी है। सुनिए रघुनंदन जी का बयान। के हृदय को सांत्वना मिले, वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा प्रयत्न होता था। अब मैंने सुना है कि यहाँ 5-5 प्रभारी हैं इस प्रदेश में। अब 5 पतियों की द्रौपदी की जैसी दुर्दशा हुई वैसा हो रहा है। ये 5 प्रभारी भी कोई प्रभावशाली ढंग से संगठन चला रहे हों ऐसा दिखता नहीं है। और इसके कारण कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति पैदा हो रही है और संवादहीनता हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इस संवादहीनता का ही तो आपने देखा, हमने 4 नेताओं के बयान आपको सुनवाए। चारों नेता किस तरह से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब इन चारों को हवा देने का काम पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता ने किया और उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय ने इस छोटी सी आंच को, यानी जो एक धुआं उठा था, उसको हवा देकर आग में बदलने की कोशिश की। और उनका बयान है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही निपटाएगी। यदि हमने संगठन की कमियों को दूर नहीं किया तो भाजपा ही भाजपा को हराएगी। सुनिए कैलाश जी का बयान। हाँ, यदि हमने संगठन की जो गलतियां उसको ठीक नहीं की तो भाजपा ही भाजपा को हरा सकती। तो ये जो 5 नेता हैं, मैंने आपको 5 नेताओं के बयान सुनाए। मैंने बताया किस तरह से किस नेता ने क्या भूमिका निभाई। अब मुझे ये लगता है, मैं पिछले 35-40 साल से मध्य प्रदेश में जर्नलिज्म कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि ये अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने मन से ये बयानबाजी नहीं हो रही है। इन्हें हवा कहीं और से दी जा रही है। मैं इन 5 नेताओं की नहीं कह रहा हूं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका रिमोट कंट्रोल या तो भोपाल या दिल्ली में किसी के हाथ में है जो इन नेताओं को हवा देने का काम कर रहा है। हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं, हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं, ये जो बगावत मालवा से शुरू हुई है, ये मालवा से शुरू नहीं होनी थी। इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से होनी थी, लेकिन अचानक स्थान बदला गया और ये जो बगावत की जो स्वर हैं वो मालवा से उठने लगे। पार्टी संगठन ये मान के चल रहा था कि हम कमजोर तो ग्वालियर में हैं, हमें फोकस ग्वालियर में करना है। लेकिन इन बगावती स्वरों ने पार्टी को सचेत कर दिया है कि आप केवल ग्वालियर में नहीं, मालवा में भी आप कमजोर हो। मालवा में भी आपकी स्थिति ऐसी है कि तमाम सारे नेता आपके खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं जो मालवा की आंच है उसकी तपिश अब निवाड़ में भी महसूस की जाएगी, उसकी तपिश ग्वालियर में भी होगी। हमें जो सूत्र बता रहे हैं, ये पहला अध्याय मालवा से शुरू हुआ है पार्टी में बगावत का, और अगला अध्याय ग्वालियर चंबल संभाग में रचा जाएगा। वहां के नेता तैयारी कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी बात पार्टी संगठन तक पहुंचाना है, कौन सा मौका देखना है, कौन सा अवसर होगा जब हम अपनी बात उसी तरह से कहेंगे जैसे दीपक जोशी ने कही, जैसे भंवर सिंह जी ने कही, जैसे सत्यनारायण सत्तन ने कही, जैसे रघुनंदन शर्मा जी ने कही और जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कही। ये जो 5 नेताओं ने बात कही है, उसी तरह से ग्वालियर में भी अब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग यही हाल बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड के कई लोगों ने तो अपने कहना चाहिए सामान तैयार कर लिया है। वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी में है। वो सुबह शिवराज जी से बात करते हैं, दोपहर में बीडी से बात करते हैं, तो शाम को उनका फोन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के बंगले पे पहुंचता है।
बुंदेलखंड के एक नहीं, 1 दर्जन नेताओं के नाम हमारे पास हैं जो कहीं ना कहीं टिकट के लालच में कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। यही हाल महाकौशल में भी है। हमारे पास एक लंबी सूची है जिनमें यह बताया जा रहा है, चाहे वो कुसुम मेहदले जी हों, अनूप मिश्रा जी हों, राकेश शुक्ला मेहगांव के हों, चाहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड से हों, अजय विश्नोई जी हों, जयंत मलैया जी हों, गोपाल भार्गव जी हों, ये बहुत सारे नेता, ऐसी लंबी लिस्ट है जो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात संगठन तक पहुंचाने के लिए अब मीडिया का या सार्वजनिक मंचों का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। एक खबर बड़ी चौंकाने वाली है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 समर्पित दिग्गज नेता रात के अंधेरे में कमलनाथ जी के बंगले पर मिल के आए हैं और कल्पना नहीं कर सकते उनके नाम मैं अभी उजागर नहीं करना चाहता, हम कल्पना नहीं कर सकते कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका कमलनाथ से मिलना, कमलनाथ के साथ बैठकर रणनीति बनाना, इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में असंतोष का जो ज्वर है वो बड़ी सीमा तक पहुंच चुका है। इसकी कोई कल्पना नहीं है जिस तरह से असंतोष फूटने की संभावना दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है, अभी जो मालवा में हुआ है वो हमने समझने की कोशिश की है, आगे क्या होगा हम फिर से समझेंगे। अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इन तमाम सारे घटनाक्रमों पर पेच लगाने की कोशिश की जा रही है, पैबंद लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब संगठन के तमाम नेताओं को यह संदेश भेजा है कि जो भी व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है उसके लिए मुख्यमंत्री के द्वार खुल चुके हैं। इसी तरह का संदेश कहीं ना कहीं बीडी शर्मा ने भी भेजा है, वो भी अब अधिक से अधिक लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, लोगों की समस्याएं समझने की कोशिश करेंगे। और जो सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि दिल्ली की फटकार के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं उन्होंने पार्टी के बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं को अब सिर आंखों पर बिठाने की तैयारी की है। एक एक नेता से फोन पर बात की जा रही है, उनकी समस्याएं पूछी जा रही हैं और अधिकांश नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है, इस पर नियंत्रण किया जाए। इन तमाम सारे मुद्दों पर आने वाले कुछ दिनों में हमें तमाम सारी नई नई कवायद दिखाई देगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।